नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग 10 से 12 पेडागोजी क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ का, और हम लोग कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग पहले पेडागोजी क्वेश्चन से, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वेन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। ऑप्शन है स्तर 2, स्तर 3, स्तर 0, स्तर 1। आप पहले वीडियो को पॉज करिए और आप इसका उत्तर खुद से लगा लीजिए, फिर देखिए कि हम इसका उत्तर क्या लगाते हैं और मेरा विश्लेषण क्या होगा, मेरा इसमें एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन का उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब समझिए कि ऐसा उत्तर क्यों होगा। देखिए क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है अनुभव, ठीक है। रोहित ने यह अनुभव किया। देखिए गणित में कोई चीज अनुभव से काम नहीं चलता है, गणित में हर चीज निगमन करना होगा, आपको प्रोसेस में जाना होगा, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा, वो होता है गणित। लेकिन जब आप अनुभव की बात कर रहे हैं यानी कि यह नियम के हिसाब से दोस्तों यह नहीं बोल रहा है, यह क्या बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ अनुभव करके। तो जैसे मान लीजिए इसको क्या होगा कि इसके सामने ये लिखा रहा मान लीजिए वर्ग, और ये हो गया आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में 4 भुजा होगा, चारों आपस में समान होंगे सॉरी दोस्तों, ये हो गया आपका समचतुर्भुज। देखिए इसमें भी सारे भुजाएं आपस में बराबर होंगे और वर्ग में भी सारे भुजाएं आपस में बराबर होंगे, लेकिन दोनों में एंगल देखिए क्या सेम है। वर्ग में दोस्तों कितना एंगल देखिए 90 का, लेकिन इसमें क्या 90 का एंगल है, नहीं है। लेकिन अगर हम आयत की बात करें तो आयत दोस्तों कैसा होता है, लंबाई चौड़ाई आपस में अलग अलग होते हैं। तो अगर यदि बच्चा केवल इसको देख के बोल रहा है कि देखने में एक जैसा लग रहा है, ये अनुभव कर रहा है, और यह बोलने में वह किसी नियम का प्रयोग नहीं कर रहा है, किसी भी फॉर्मूला प्रयोग नहीं कर रहा, सिद्ध नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहां पर है, वो स्तर 2 में है। क्योंकि स्तर 2 का नाम यहां क्या लिखा है, संबंध। लेकिन स्तर 2 का नाम एक और भी होता है जो कि आप किताब में पढ़े होंगे, अनौपचारिक निगमन। दोस्तों अनौपचारिक निगमन में क्या होता है, किसी भी सूत्र या सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता है, बस अनुभव जो होता है, जो उसको लगता है बच्चा को वह बोल देता है। जैसे कि उसको लगता है कि अंडा और रोटी दोनों एक जैसा है, उसको लगता है कि जो गेंद है या फिर जो पृथ्वी है वो एक जैसा लगता है उसको, ठीक है। वो क्या करता है कि वो अंडा को भी जो है गोला बोलेगा और आलू को भी वो जो है गोला बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आप कह सकते हैं कि वह निगमन जो है अनौपचारिक है, क्योंकि उसमें किसी नियम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, स्तर 2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जितने भी लोगों का सही उत्तर है आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं पेडागोजी अगले क्वेश्चन में। कहता है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि शब्द कैसा प्रयोग किया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कुछ ऑप्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर वो अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको ढूंढना क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह प्राथमिक में नहीं, यह प्राथमिक से ऊपर में जब हम हायर स्टडी की बात करते हैं, तो उच्चतर जब स्टडी स्तर की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयारी करना होता है। जैसे अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, वो उच्चतर पढ़ाई की होगी और जॉब के लिए वो जो है आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्राथमिक में नहीं होगा। अगला दोस्तों क्या है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। देखिए ये भी पढ़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, ये आपका 10th के बाद की चीजें हैं, या फिर 10th के बाद की चीजें हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। बिल्कुल सही, यही इसका उत्तर होगा। क्योंकि दोस्तों एनसीएफ भी कहता है कि गणित अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि आप बच्चों में गणितीकरण का विकास करें। इसका मतलब हुआ कि वह अपने सामान्य जीवन में गणित का प्रयोग कर सके, चाहे वो एक टॉफी खरीदे या किसी से जो है कुछ पैसा वापस ही लेना हो, या फिर जो है वो कुछ जो घटा कर सके, तोड़ फोड़ कर सके, वो कुछ भी चीजें ऐसा प्रयोग करे अपने जीवन में, उसमें वो गणित को प्रयोग कर सकता हो। बस गणित का इतना ही मेन जो है महत्वपूर्ण जो है
पहलू है उसके प्राथमिक स्थिति में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या कहता है, डी में कहता है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। देखिए हम लोगों को सिर्फ उत्तर नहीं मारना, बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान समझना है। कहता है कि परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। दोस्तों ये प्राथमिक में नहीं, जब ये क्लास ऊपर जाता है 7, 8, 9 के आसपास में, तो वहां पर परिकलन में शुद्धता का विकास करना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपका दोस्तों कहाँ पे होगा, प्राथमिक में ना होकर के उच्च प्राथमिक में हो जाएगा आपका। ये कहाँ होगा दोस्तों, उच्च प्राथमिक में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उच्च प्राथमिक, यानी कि आप इसको 7, 8, 9, 10 कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर। जिन भी लोगों का उत्तर सी है वो बिल्कुल सही है, आप कमेंट करके बताइए कि आपका ऑप्शन सी था कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे कि संख्या चार्ट, क्विजिनेयर छड़ें, गिनतारा या फिर जियो बोर्ड, ये चारों जो आपको नाम दिया गया है, ये चारों नाम आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि इसका उत्तर किस प्रकार से हम लगाते हैं, और आपको इस क्वेश्चन में इसका बाकायदा आपको आकृति भी दिखेगी आपके स्क्रीन पर। तो आप देख रहे हैं कि जियो बोर्ड कैसा होता है, गिनतारा कैसा होता है, तो आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा, यहां भी वर्ड क्या लगाया, अत्यंत उपयुक्त। ठीक है, यानी आप और भी तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त तरीका होना चाहिए उसमें आप किस चीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पहला दिया है संख्या चार्ट। दोस्तों संख्या चार्ट आपको दिख रहा होगा। फिर है क्विजिनेयर छड़े, आपको दिख रहा होगा। फिर है गिनतारा, और फिर है आपका जियो बोर्ड। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें उत्तर आपका हिसाब से क्या होना चाहिए। आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप उत्तर मार लीजिए। आप सबका आकृति देख चुके हैं, चित्र आप देख चुके हैं, बोलिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्विजिनेयर छड़ें। ठीक है, आप जरा आकृति को ध्यान से देखिए, जो आपको हम दिखा रहे हैं फिगर, ये जो क्विजिनेयर छड़ है इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें थोड़ा सा हिस्सा आपको रेड दिख रहा होगा, थोड़ा सा हिस्सा पीला दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक आकृति है, ये एक छड़ है, इसमें दोस्तों इस तरह से बना होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ये पूरा ग्रीन कलर का है और ये पूरा आपका रेड कलर का है। ठीक है, इसमें है 1, 2 और यहाँ पे 3, 4 और 5। तो दोस्तों अगर यदि हम यहाँ तक के हिस्से को भिन्न में बताना चाहेंगे तो बोलेंगे कि हरा वाला जो भाग है वो 2 भाग घेरा हुआ है। अगर हम ये हरा और लाल मिला के देखें कितना दोस्तों होगा, 5 भाग। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ये पूरे 5 भाग का अगर हम भिन्न रूप में दर्शाना चाहेंगे, तो ये हरा वाला का भाग अगर हम दर्शाना चाहेंगे पूरा 5 में से, तो हरा का भाग है 2, पूरा कितना दोस्तों 5। तो 5 में से हरा का भाग दोस्तों कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से आप भिन्न की संकल्पना, जो भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, उसको आप आसानी से आप समझा सकते हैं। आकृति आपके सामने है, आप देख के समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। हमको डाउट है कि आप में से मैक्सिमम लोगों का उत्तर इसमें गलत आने वाला है। देखते हैं आप में से कितने लोग का उत्तर सही आता है। कमेंट लेकिन जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, हर किसी को कमेंट करना है। जितने भी लोग आप वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कमेंट करिए कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हमसे क्लास किए हुए हैं, मेरे क्लास में आकर के, हम देखना चाह रहे हैं कि आप लोगों की समझ कितनी डेवलप हुई और आप इस क्वेश्चन को किस हिसाब से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पढ़ के बनाइए क्वेश्चन को। कहता दोस्तों गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिखा है, सत्य नहीं है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें से एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही है, और आपको गलत ही ढूंढना है। एग्जाम में ये नहीं करना कि भाई कौन सा कथन सत्य पढ़ लिए, आप मार दी खट से उत्तर। पूरा देख लो कि नहीं दिया हुआ उसमें। ठीक है, जैसे पहले दिया हुआ कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही है ये। आप जब प्राथमिक स्तर पर जब गणित पढ़े होंगे या फिर जब आप किसी बच्चे को पढ़ते देखते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, बताइए। आकृति होता है कि 3 ठो सेब दे दिया, बोलो क्या गो हुआ, तो उसको दिख रहा आराम से 3 लिख दिया। आप जोड़ना सिखाते हैं तो आप कभी कंकड़ को लेके, कभी ईंट को लेकर के, कभी आप जो है व्यक्ति को लेके जोड़ दिए, फल सेब कुछ भी दिखा करके उसको जो है आप जोड़ना सिखाते हैं, घटाना सिखाते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर गणित तो कैसा है, प्रत्यक्ष है।
इसमें कल्पना की अवस्था नहीं पड़ती। कल्पना कब होता है? जब धीरे धीरे उसका जो है लेवल बढ़ता है, जैसे क्लास 6-7 पहुंचता है, तो वहां पर सारे काफी मैथ्स उसमें क्या होता है, आप सोचते हैं, पहले उसकी कल्पना करते हैं, उसके प्रोसेस को जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बी में कहता है गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, गणित में विचारों के सही संचरण, संचरण मतलब दोस्तों हो गया कि पहुंच, एक तरह से जो है किसी चीज का जो है कहीं तक जो है उसका बह के पहुंच जाना, चले जाना। समझ में आपको आ रहा कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि अगर आप मैथ को पढ़ रहे हैं तो उसका शब्दावली ऐसा प्रयोग होता है ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये गणित का प्रकृति भी है कि उसकी भाषा काफी सरल होती है। ठीक है, वरना अगर सरल नहीं होती तो आप में से किसी को मैथ को समझ में आता ही नहीं है। आप में से सब किसी को मैथ आता है, भले आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव मैथ है या फिर थोड़ा सा हाई मैथ वो नहीं आता है, लेकिन जोड़ तो सबको आता है, घटाव सबको आता है, गुना सबको आता है। तो ये आप कैसे सीख पाए? क्योंकि उसका जो शब्दावली है बहुत ही आसान रहता है, ताकि वो आप तक संचरण करते हुए, यानी आप तक वो जो है क्या कहते हैं फ्लो में आते हुए आप तक पहुंच जाता है। यानी संचरण मैंने हो गया कि फ्लो कर जाना, दौड़ जाना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सी दोस्तों कहता है गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। फिर कहता है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो आप में से उत्तर क्या मारे हैं? हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग उत्तर कुछ और ही मारे होंगे, लेकिन इसमें गलत दोस्तों सी है। आप लोग कई लोग सी को उत्तर नहीं मारे होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ देख लीजिए तर्क। आप जानते हैं कि मैथ में तर्क होता है, लेकिन भाई यहाँ मैथ में नहीं बोला गया है, यहाँ बोला क्या गया है गणित की ज्ञान की संरचना। यानी कि मैथ का दोस्तों जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही निश्चित होता है, बहुत ही श्रेणीबद्ध होता है, तर्कपूर्ण नहीं होता है, स्ट्रक्चर तर्कपूर्ण नहीं होता है। गणित को पढ़ने से हमारा मस्तिष्क तर्कपूर्ण बन जाता है। एक विद्यार्थी तार्किक रूप से सोच पाता है, यानी तर्कपूर्ण स्थिति से हमारा मानसिक विकास होता है, ना कि गणित तर्कपूर्ण कौशल है। ठीक है, गणित का जो संरचना है वो कैसा दोस्तों है? एकदम दृढ़ है, निश्चित है, और वह कैसा है? प्रत्यक्ष है, और वह कैसा है? क्रमबद्ध तरीके से है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? सी, क्योंकि यह जो है गलत है। ठीक है, और डी दोस्तों क्या कहता है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। यानी मैथ का जो कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं दोस्तों वो कैसा है? श्रेणीबद्ध, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप है, क्रमबद्ध है। आप देखिए ना, गणित को पढ़ने की अवस्थाएं आप पढ़े होंगे हमसे, या आप कभी कहीं किसी किताब से पढ़े होंगे। तो गणित पढ़ने की अवस्थाएं 6 अवस्था है कि शुरू में हम लोग क्या करते हैं तो गिनती सीखते हैं, या फिर छोटा बड़ा जो है पहचानना सीखते हैं। उसके बाद संख्याओं का ज्ञान होता है, उसको पहचानना सीखते हैं। धीरे धीरे हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि गणित के कोई भी गणितीय संकल्पना क्या होता है? श्रेणीबद्ध तरीके से होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया? आंसर सी नंबर। अब बताइए आप में से कितने लोगों को सही उत्तर आ रहा है? काफी लोग गलती किए होंगे। ठीक है, इस बात को समझिए कि ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। आप खाली तर्क को देख के उत्तर नहीं मार दीजिए कि सही है ये, पहले पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है क्रम सूचक भाव, यानी कि क्रमिक रूप से प्रयोग किया गया हो। आपको वो ऑप्शन ढूंढना है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। 3 है तो देखिए इसमें संख्या 3 हमको मिल रहा है। क्रम से 3 कहाँ मिल रहा है? संख्या में 3 मिल जा रहा है। तो क्रम में 3 क्या होता है? तीसरा बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप लाइन में खड़े हैं, हम बोलेंगे तीसरा विद्यार्थी, तो केवल तीसरा आएगा ना जी, तीनों आप थोड़े आइएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं, तो यहाँ भी पेंसिल 3 हो गया, तीसरा नहीं हुआ। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पे रहता हूँ, बिल्कुल सही। अगर जितने लोग का उत्तर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, क्योंकि आप तीसरी मंजिल पे रहते हैं। तो आपको जब कोई ढूंढने जाएगा तो तीनों में नहीं ढूंढेगा, डायरेक्ट तीसरा में चढ़ेगा और आप वहां मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस घर में 3 कमरे हैं, यहाँ भी संख्या 3 आ गया। तो ये तीनों ऑप्शन ए, बी और डी नहीं होगा। कौन दोस्तों होगा? सी नंबर। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको हम ये भी सिखा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन में हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप बढ़िया से सारे ऑप्शन को समझिए। केवल आंसर मारना प्रैक्टिस सही नहीं होता है,
प्रैक्टिस करते समय आप वो भी ऑप्शन को पढ़ें जो उत्तर नहीं है और क्यों नहीं है वो भी समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों इस मजेदार सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है। ध्यान दीजिएगा, मेरे से 2 अधिक पेंसिल है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है। अब कहता है कि यह शाब्दिक समस्या किस प्रकार का है, क्या तुलनात्मक जमा है, तुलनात्मक घटा है, व्यवकलित जमा है या व्यवकलित घटा है। तो आप में से कई लोग इसका उत्तर मार दिए होंगे, और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आप कमेंट करिए। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 1 नंबर, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यह कैसा दोस्तों, तुलनात्मक जमा है। देखिए जमा का 2 प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि राम के पास 4 सेब है और श्याम के पास 3 सेब है, तो बताइए दोनों के पास कुल कितना सेब हुआ। तो वो हो गया सामान्य रूप में जमा करने का क्वेश्चन। लेकिन आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 पेंसिल है अधिक। तो आप यहाँ पे मनीष और खुद में तुलना करके आप इसमें जोड़ के निकालेंगे कि मेरे पास 6 है तो मनीष के पास 2 हमसे अधिक है, तो 2 इसमें और अधिक बढ़ा देते हैं तो मनीष के पास 2 कितना आ गया, 8 आ जाएगा। तो ये तुलनात्मक जमा हो गया। जब हम किसी व्यक्ति से तुलना करते हुए ज़्यादा और कम के हिसाब से जोड़ घटाव करते हैं तो वह तुलनात्मक होता है। अब जैसे यही क्वेश्चन ऐसा होता कि मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 कम पेंसिल है, तो ये तुलनात्मक घटा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1-2 वर्ड ये भी है कि व्यवकलित जमा और व्यवकलित घटा। देखिए अब ये क्या, इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि ये सब भी आपके एग्जाम में वर्ड फिर से मिल सकता है। व्यवकलित में देखिए क्या होगा, कहेगा कि आपके पास 10 सेब हैं, आपने 4 सेब राम को दिया, 2 सेब सीता को दिया और 1 सेब अपने भाई को दिया। तो बोलिए कितना सेब आपने बांट दिया, यानी कि व्यय कर दिया, खर्चा कर दिया। तो दोस्तों जितना आप बांटेंगे उतना सबका जोड़ के निकाल देंगे भाई कि राम को कितना दिए, सीता को कितना दिए, अपना छोटा भाई कितना दिए, सबको जोड़ दिए। वो क्या हो गया, व्यवकलित जमा। बात समझ में आ रहा है। फिर आपको बोलेगा व्यवकलित घटा क्या होगा, तो आपके पास जितना था, जितना आप दे दिए उसको क्या कीजिए, अपने पास जितना 10 सेब था उसमें से कर दीजिए माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, व्यवकलित घटा। समझ में आ रहा है कि आपके पास 10 सेब था, आपने राम को 4 दे दिया, सीता को 3, अपने भाई को 1। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे कि भाई हमने 8 सेब बांट दिया, वो 8 क्या हो जाएगा, व्यवकलित जमा। अगर आपको व्यवकलित निकालना है घटा तो क्या करेंगे, जितना आपने व्यय किया, जितना आपने खर्च किया, आपके पास जितना था अब उसमें इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यवकलित घटा। बात समझ में आ रहा है। तो आप इन सारे शब्दों को ध्यानपूर्वक समझिए, एकदम आराम से वीडियो को देखिए। ठीक है, और सब कुछ लिखिए भी, जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में ये सारे वर्ड टपक जाएंगे भाई, वहां दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला मैथ का क्वेश्चन। कहता है किसी दिन सुबह 6:14 बजे से 8:02 शाम तक घंटों और मिनटों की संख्या क्या होगी। ये रहा आपका 4 ऑप्शन। दोस्तों सबसे पहले आप ये कर लीजिएगा कि इसमें कौन सा आंसर नहीं होगा, पहले आप उसको काट लीजिएगा। जैसे मेरा पेन चेंज कर ले। जैसे देखिए अगर यदि 6:14 से सुबह से 6:14 शाम आएंगे, ठीक है, तो दोस्तों कितना होगा बताइए, 12 घंटा तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि 12 घंटा से ज्यादा की बात होगा तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। हम ये कंफर्म हो गए कि उत्तर कौन होगा, अब 13 घंटे वाला होगा या तो 14 घंटे वाला होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 6:14 सुबह यहाँ पे दिया हुआ है, सुबह से लेकर के 6:14 शाम, तो भाई यहाँ तक तो 12 घंटा हमारा पूरा चुका है। कितना हो चुका है, 12 घंटा पूरा हो चुका है। अब आपको खाली देखना है कि 8:02 और 6:14 तक में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ हम जिस हिसाब से घटाएंगे उसको आप जरा ध्यान से देखिए, अब गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर यदि हम पहचान लेंगे तो दोस्तों ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, रुकिए ऐसा नहीं, आप हम ऐसा करते हैं कि 6:14 से लेकर के अगर हम 8:14 चले जाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा और आसान कर देते हैं आपके लिए हम। अगर 6:14 से 8:14 अगर हम चले जाएं तो बोलिए कितना हो जाएगा मिनट, तो कितना घंटा हो जाएगा, 2 घंटा और हो जाएगा।
लेकिन क्या 8-14 दिया हुआ है? तो नहीं, कुछ कम है। कितना कम है वो देखते हैं। तो दोस्तों ये बताइए कि 8-14 गया नहीं है, 6-14 से लेकर के 8-2 तक गया हुआ है। तो 8-2 और 14 में कितना 12 मिनट कम पड़ेगा ना। अगर हम 8-14 बढ़ जाएंगे और हमको शाम में कितना बोल रहा 8:02, तो भाई 12 मिनट हम ज़्यादा लिए हैं। 6-14 से 8-14 में 12 मिनट अधिक लिए हैं, तो 12 मिनट कम कर देंगे। तो 2 घंटा में 12 मिनट कम कीजिएगा तो हो जाएगा 1 घंटा 48 मिनट। उसमें कितना जाएगा 1 घंटा 48 मिनट। तो पहले से 12 घंटा और यहाँ से 1 घंटा 13 घंटा, तो 13 घंटा 48 मिनट यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से हमने बनाया एकदम वीडियो को आराम से आप देख लीजिए, एकदम बारीकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन टेट में हमेशा दे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके टेट में कई बार आ चुका है। सी टेट में, यूपी टेट में, हरियाणा टेट में, उत्तराखंड टेट में, बिहार टेट में, कई जगह आ चुका है, रीट में। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग अब तक इसका उत्तर मार भी दिए होंगे, या जो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं या फिर किसी को दिक्कत होता है तो आप इसको बढ़िया देख लीजिए। देखिए हमको क्वेश्चन दिया कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ये समकोण वर्ड आपको समझना पड़ेगा कि समकोण का मतलब दोस्तों कितना होता है 90 डिग्री। तो पहले बोल रहा है कि 4 और 1/3 समकोण, तो यानी पहले 4 समकोण, उसके बाद और मैंने जोड़ 1/3 समकोण, तो 1/3 मैंने 1/3, और यहाँ से क्या करें दोस्तों 90 को गुना कर देंगे, 3 से काटेंगे 30 बार में, और यहाँ गुना करेंगे 360 डिग्री, और वहां से आ गया दोस्तों 30 डिग्री। तो हमारा मान दोस्तों कितना आ जाएगा 390 डिग्री। कुछ भी नहीं है, 1 नंबर आपके लिए गिफ्ट था ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला एक और जोरदार सवाल आपके सामने है। ध्यान से पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें वर्ड में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। आप अगर थोड़ा सा नहीं समझे तो ये क्वेश्चन आपसे उल्टा बन जाएगा। देखिए कहता है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर क्यूब घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। यहाँ अगर आप ध्यान से पढ़ें दोस्तों तो यहाँ दिया है 6240 सेंटीमीटर क्यूब घनों। इसका मतलब घन एक ठो नहीं है, कई ठो घन है, कई घन मिला करके जो है बनाया गया है इतना बड़ा आयतन। अब यहाँ देखिए आपको एक कंफ्यूज कर रहा है क्या दोस्तों, आयताकार बक्सा बोल करके। अरे भाई आयताकार बक्सा अगर होगा तो उसमें ऊंचाई कहाँ से होगा। तो ये आयताकार बक्सा इसलिए बोला गया क्योंकि वो उसका आधार आयताकार है, और वो बक्सा कैसा दोस्तों, वो घनाभाकार है। सोच के देखिए कि अगर आप देखिए आपके सामने हम इस बक्से को रखते हैं, जैसे डब्बे को रखते हैं, तो ये डब्बा का ये जो आधार है ये दोस्तों कैसा है, आयताकार। इसलिए ये डब्बा भी कैसा दोस्तों होगा, आयताकार डब्बा, क्योंकि ये इसका आधार कैसा है, आयताकार। देखिए इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो ऐसे बक्से में अगर हमको घन को रखना है तो क्या पहले निकालना होगा हमको, आयताकार बक्सा का आयतन, मतलब घन का आयतन। देखिए घन का आयतन आप जानते हैं, सॉरी घन नहीं, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन दोस्तों क्या होता है बताइए आप लोग, L इंटू बी इंटू एच। L दिया हुआ है 10, B 8, H आपका 6, गुना कर दीजिए 8 छक 48 गुने 10 बराबर 480 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये एक बक्से का इतना आयतन है, और हमको इतना बड़ा आयतन को अलग अलग बक्से में रख देना है। तो कितना बक्सा लगेगा वही पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ संख्या निकाल लेंगे किसका, बक्सा का। तो जब बक्सा का संख्या निकालेंगे तो कुल जितना हमको मान, कुल जितना एरिया हमको रखना है बक्से में, उस एरिया को एक बक्से से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 480 से जब भाग करेंगे ये कट गया। अब आप देखो ऑप्शन के हिसाब से भी आप आसानी से मार सकते। देखिए अगर हम 15 से गुना करें 48 को तो भाई अंतिम में 0 आ जाएगा, जबकि 4 आना चाहिए। 17 से अगर गुना करें तो 8 7 56, अंत में 6 आ गया, जबकि यहाँ पे 4 है। 12 से गुना करेंगे तो 8 गुने 12 करेंगे, यानी 48 गुने 12 करेंगे तो 8 दूनी 16, अंत में 6 आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा, यानी हमारा उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी नंबर, 4 नंबर 13। क्योंकि जब हम 48 को 13 से गुना करेंगे, देखिए 8 तिया 24 का 4, हाथ में 2, और 4 तिया 12 और 8 गुने 1 8, 12 8 20, 20 और 2 22, हाथ दोस्तों कितना रहा 2, 4 1 कम 4 और 2 6।
देखिए मिल गया ना, 48 गुना 13 कितना आ गया दोस्तों, 6 7 24। ये गुना करने का टेक्निक भी आप बढ़िया से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या फिर बढ़िया को रिपीट करिए, बढ़िया से देख लीजिए उसको, क्योंकि ये टेक्निक आपको आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाएं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने क्वेश्चन को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज। अरे भाई ये खाली शब्द में खेल रहा है, मतलब बोलना चाह रहा है क्या, एलसीएम। और 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज, यहां भी क्या बोल रहा है, एलसीएम बराबर होगा, यानी इसका एलसीएम को गुना करेंगे 10 और 15 के एलसीएम तो कितना बराबर में आएगा बताइए। देखिए 12 और 16 का एलसीएम, आप लोग एलसीएम अगर निकालने नहीं जान रहे हैं तो एक बार सीख लीजिए। सबसे बड़ा जो मान है उसको आप उठा के रख लेंगे, रख लिए उठा करके। क्या 16 जो है बाकी सबसे कट जाएगा, मैंने 12 से तो नहीं कटेगा 16। अब क्या करना है, 16 को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाएंगे। 16 गुने 2 32, 32 कटेगा 12 से, नहीं कटेगा। 16 गुने 3 48, कटेगा 12 से, हाँ कट जाएगा। यानी इसका एलसीएम दोस्तों कितना आ गया, 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 10 और 15 में। इसमें किसको उठा लें, किडनैप कर लीजिए 15 को, कर लिए, ठीक है। क्या 15 10 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 2 गुना कर देते हैं भाई, 15 गुने 2 30। जब 30 करेंगे तो ये भाई 30 10 से आराम से कट जाएगा, तो एलसीएम दोस्तों कितना आ गया, 30। अब क्या करता है, कहते हैं इन दोनों को भाई गुना कर दीजिए। 3 8 24, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 चौक 10, एक 0 फिट करिए, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल को उठाने का मेरा मकसद इतना था कि आपको एलसीएम अगर किसी से छूट गया हो कभी तो एलसीएम सीख लीजिए, क्योंकि ये वाला सवाल आप सार्वगुणज वाला सवाल आप देख रहे हैं कि कई साल से टेट में बार बार टपक जा रहा है। और इस बार तो भाई ऑनलाइन एग्जाम है, कई क्वेश्चन बनेंगे, कई 100 क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सब क्वेश्चन तो आम बात है, आना ही आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लीजिए, जिस क्वेश्चन का हम लोग के इंतजार था भाई वो क्वेश्चन हमारे सामने है, परिमाप, ठीक है, और क्षेत्रफल से क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा दोस्तों कि दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्ग नंबर 1, इसमें अगर हम निकालें इसका परिमाप, तो पहला दोस्तों देखिए कितना होगा, तो इसको A1 मान लें ताकि पहला बोलने में आसानी होगी। तो 4A, 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप दोस्तों क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा यानी 4 गुने A। तो हम 4 से काटेंगे तो 1 का मान हो जाएगा दोस्तों 3। जब भुजा का मान 3 आ गया तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है बताइए, 9। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो दूसरी वाली जो वर्ग है, जो बड़ी वाली वर्ग है, उसका परिमाप दोस्तों दिया हुआ है 24। हम कैसे कहेंगे कि ये बड़ा वाला वर्ग है, अरे भाई परिमाप ज्यादा है तो बड़ा होगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ 4 से काटेंगे तो A का जो मान होगा दोस्तों कितना होगा बताइए, 6 हो जाएगा। तो जब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बताइए कितना, 36। तो अब बताओ कि छोटे वाले वर्ग से बड़ा वाला वर्ग का जो एरिया है वो कितना गुना। अब तो कोई मूर्ख भी बोल सकता भाई कि 4 गुना हो जाएगा, है ना, कितना होगा बताइए, 4 गुना। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर A 4 गुना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन वो जिसमें कि दुनिया पूरा पीछे पड़ा हुआ है, किस पे, बंटवारा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों किस पे है, बंटवारा पर है। और बंटवारा का सवाल मैक्सिमम किससे आता है बताइए, भिन्न से आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो बताइए मंजू के पास अब कितना चॉकलेट बचा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले किसको दिया बताइए, अंजू को। तो अंजू को 12 भाग में से कितना दिया बताइए, 1/4। ठीक है भाई, 3 ठो मिल गया होगा उसको। फिर सुजाता को, तो सुजाता को दिया 12 में से 1/3 यानी इसको 4 टॉफी दिया। फिर फिजा को दिया 12 में से 1/6 भाग यानी इसको 2 दे दिया। तो अगर हम देखें कि कुल कितना बांट दिया होगा तो 4 3 7 2 9।
अब इसके पास कितना बचा बताइए, बचा हुआ मान निकलेगा 12 में से 9 चला गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन 3, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। इसी में से एक क्वेश्चन आता कि भाई जैसे क्वेश्चन देता कि मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को और शेष का 1/3, तो वो सवाल थोड़ा सा अलग होता है। वो क्वेश्चन हम लोग अगले जब सेशन करेंगे, कल या परसों करेंगे, तो उसमें आपको वो क्वेश्चन भी दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब तक जितना भी क्वेश्चन आपको कराया गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है, उस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि एक सवाल आपको देख रहे हैं कि हर बार आ रहा है, जैसे कि पूछता है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए, 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए, 24 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए। तो एक धनात्मक गुणनखंड पर आपको एक और वीडियो अच्छा दे देंगे, क्योंकि इस पर एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। लेकिन दोस्तों उस समय क्या था, मेरे पास इतने चीज़ें अवेलेबल नहीं था, तो उसको हम बनाए हैं पेज पर, तो काफ़ी लोगों को थोड़ा मुश्किल रहा पढ़ने में। तो हम कल जो आपको वीडियो देंगे वो धनात्मक गुणनखंडों का योग का वीडियो देंगे, तो आप एकदम बेसब्री से इंतजार करिए, वो वीडियो आपका कल मिल जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग। जय हिंद।